फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा, अ कंप्लीट स्टडी हब। आज हम डिस्कशन करेंगे चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड टेक्निक ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग। ये पार्ट 3 है, यूनिट 1 का कंटिन्यूएशन चल रहा है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और आज यूनिट 1 कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको ऊपर राइट साइड में आई जो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। आप वहाँ से डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे दूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो सिलेबस है वो 11th 12th BCom MCom MBA या अगर कोई अदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो ये उनके लिए इक्वली काम करेगा। इसमें आप बिल्कुल भी 1% का भी डाउट मत रखना। देखो फ्रेंड्स, 95% का जो सिलेबस होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ समझाती हूँ, बिल्कुल भी अंदर कोई माइंड में कोई भी अंदर डाउट मत रखना कि मैं तो 12th की हूँ या मैं MBA कर रही हूँ, पता नहीं मुझे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आप सिलेबस मिला लेना। सिलेबस में मैंने पार्ट 1 में पूरा सिलेबस डिटेल में बताया हुआ है। मैंने काशी विद्यापीठ का सिलेबस उठाया है, वहाँ पे डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि हम क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे। उसी के कंटेंट वाइज मैं पूरा डिस्कशन कर रही हूँ। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए इक्वली वैल्यूएबल है। 95% सेम होता है, 5% का वेरिएशन कभी कभी हो जाता है। जब नए स्कीम चेंज होते हैं, नए पॉलिसीज़ आती हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। हम लोग उसे भी वीडियो में आगे बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना करके। तो माइंड भी 1% डाउट मत रखना। तो आज के इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी वीडियोज़ के बारे में जब भी मैं अपलोड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमने जैसा कि इसके पहले के वीडियोस में काफ़ी कुछ पढ़ा, नेचर, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के जो डायमेंशंस हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो किस तरीके से, किस बिहाफ पे, किस ग्राउंड पे चेंज होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके चेंज होने से आपके बिज़नेस पे असर पड़ता है। तो गाइज़, ये यहाँ पे आप फिगर देख रहे होगे, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डिफरेंट फोर्सेस हैं, जैसे पॉलिटिकल फोर्स, टेक्नोलॉजिकल फोर्स, लीगल फोर्स, सोशोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज। देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड और होगा एल, जो मैं भूल गई हूँ। एल का मतलब लीगल होगा, इसको लिख लेना। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी गाइज, अगर आप मेरा लेक्चर ले रहे हो तो पेन कॉपी ज़रूर लेकर के बैठो, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाती हूँ और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में रैंडमली आते हैं। आप वो सारी एग्जाम्पल को नोट कर सकते हो और एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में उस एग्जाम्पल को आप डाल सकते हो। चूँकि मैं हिंदी में बताती हूँ इसलिए आप लोगों को समझने में कोई इशू नहीं है। कंटेंट मैं इंग्लिश में देती हूँ तो आप उसको लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में। तो गाइस देखिए, ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं ना बिज़नेस इन्वायरमेंट के, कैसे इफ़ेक्ट होते हैं जब आपके ये सारे चीज़ों में बदलाव होता है ना, तो डायरेक्टली आपके सप्लायर चेंज हो जाते हैं, जो आप जिनसे आप सामान ले रहे हो। आपके कस्टमर का भी चेंज हो जाता है प्रेफरेंस, क्योंकि कस्टमर अगर सोचो सोशल कोई चेंज हुआ है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मे बी नहीं भी ले सकता है। इन्वेस्टर आपके तुरंत चेंज हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे जो फोर्सेज हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। हम धीरे धीरे इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। तो ये 5 जनरल डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। अब पॉलिटिक्स में क्या हो गया, जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर के आई, तो अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो चेंज हो गई। तो आपका बिज़नेस क्या है कि आप अपने बिज़नेस को जिस हिसाब से कर रहे हो उसमें आप डायरेक्टली, मतलब पूरा एकदम से पूरा सब कुछ चेंज हो गया, सरकारें बदल गई, तो पॉलिटिकल का जो इफ़ेक्ट पड़ा वो आपके बिज़नेस पे पड़ गया। टेक्नोलॉजी, मान लो कि आप जिस भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, उससे कोई अपडेट टेक्नोलॉजी आ गई, या आपसे अपडेटेड या इनोवेटेड तरीके से कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, तो लोग उसको परचेज़ करेंगे। लीगल का चेंजेस मतलब ये, जैसे कि बहुत सारे एक्ट होते हैं, MRTP एक्ट हो गया, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज़ के लिए एक्ट हो गया। तो वो सारे जो एक्ट होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। सोशल चेंजेस, कोई ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, तो कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं या ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमर को, तो वो चले जाते हैं आपके प्रोडक्ट को छोड़ करके। तो इकोनॉमिकल चेंज क्या हो गया, इकोनॉमिकल चेंज मतलब कि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, या डिप्रेशन आ गया, मतलब कि मंदी आ गई। तो उस टाइम पे भी जो इन सब चीज़ों का असर होता है वो आपके बिज़नेस में डायरेक्टली होता है। ये तो हमने फिगर से थोड़ा सा समझा। इस फिगर को आप स्टूडेंट्स बना लेना अपनी कॉपी में और एग्ज़ाम में भी डाल देना। बिज़नेस इन्वायरमेंट का अगर चेंजिंग डायमेंशंस पूछता है या टाइप्स भी पूछता है या फैक्टर्स वर्ड अगर आपको मिल गया क्वेश्चन में,
इसको ध्यान में रखना। फैक्टर वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिल गया तो आपको ये डायग्राम बना देना है, बिल्कुल एकदम भूल मतलब कुछ सोचना मत, चुपचाप ये डायग्राम बना देना, पेस्टल लिख देना, और डायग्राम आप बनाओगे तो आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन के बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। अब देखो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की उनको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन में यहाँ 3 चीज़ है, एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई है, तीसरा इकोनॉमिक पॉलिसी है। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है कि प्राइस क्या होते हैं, कई बार मार्केट के बहुत सारे राइज हो जाते हैं, जैसे कि सेंसेक्स हाई हो गया, सोने का भाव जो है वो बढ़ गया या घट गया, तो उसका जो इफेक्ट है आपके बिज़नेस पे जो है पड़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको फ़ायदा भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि सोने का दाम अगर बढ़ गया, अगर आप कोई ज्वेलरी की शॉप है तो आपके लिए ये बूम का टाइम है, मतलब आप बहुत ही क्या कर रहे हो, बहुत ही प्रॉफिट आप जो है अर्न कर रहे हो। उसी तरीके से क्या होता है कि जब चीज़ें डाउन हो जाती हैं तो कस्टमर भी आपके कहीं ना कहीं चले जाते हैं या डाउनफॉल हो जाता है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है डिप्रेशन, मतलब मंदी, जो चीज़ मैंने अभी पीछे बताई। तो आपको किस तरीके से अपने मार्केट किस तरीके से अपने बिज़नेस को डील करना है वो आपको पता होना चाहिए। जब मार्केट में इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगाई है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सस्ता रखना होगा, तभी कस्टमर लेगा। अगर मार्केट में क्या है, डिप्रेशन, मंदी का समय है, तो आप क्या करोगे, मतलब इन्फ्लेशन, अगर महंगाई आ गई है तो आपको अपना सामान देखना पड़ेगा कि आप सामान अगर प्राइस अगर आप कम रखोगे तो इसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर को कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहे हो। अगर डिप्रेशन का टाइम है, मंदी का टाइम है, तो लोग क्या करेंगे कि सामान वैसे भी नहीं खरीदेंगे। तो बहुत सारे जो होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। महंगाई में क्या होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल जो होता है, या आप कह लो जो डीजल के प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो तुरंत ही क्या होता है कि कस्टमर के परचेजिंग पावर, बाइंग पावर बहुत कम हो जाती है। वहीं अगर कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, अगर उसने क्या किया कि अपने प्राइस को कम कर दिया, तो तुरंत जो है कस्टमर उसकी तरफ चले जाएंगे। तो सेम ये तरीका होता है पूरा कि कैसे परचेजिंग पावर को, इन्वेस्टिंग पावर को, कस्टमर को कैसे हम पूरा मोटिवेट करते हैं और अपने बिज़नेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप अपना प्राइस ऐसा रखोगे विच इज़ अफोर्डेबल। तो ये तो हो गया रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और डिमांड और सप्लाई की बात क्या होती है, जब आपके बिज़नेस को हमेशा क्या करना होगा कि अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को हमेशा आइडेंटिफाई करना होगा। इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग जो पोटेंशियल डिमांड है आपकी प्रोडक्ट की वो बनी रहेगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कब ठप हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि डिमांड कब आगे प्रोडक्ट की ज़्यादा हो जाए, कब कम हो जाए, आप नहीं बोल सकते हो। तो आपका प्रोडक्शन कैसे ठप होगा, जब आपकी डिमांड ही कम हो जाएगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आपका प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, क्योंकि आप बना करके रख के क्या करोगे, वो आपका वेस्ट ही जाएगा। सपोज़ करो कि अगर आप कोई ड्यूरेबल आइटम, पेरिशेबल आइटम जो बना रहे हो या नॉन पेरिशेबल आइटम बना रहे हो, जो कि बहुत जल्दी, जैसे आप समझो ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसकी डिमांड ही नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे मैन्युफैक्चर करके, वो तो आपका ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मार्केट का बहुत ही बड़ा असर होता है, इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा असर होता है, डिमांड और सप्लाई का बहुत ही बड़ा असर होता है आपके प्रोडक्शन पे या आपके प्रॉफिट पे। इसका लाइव एग्जांपल आप क्रूड ऑयल से ले सकते हो। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी इस टाइम पर बहुत कम है, तो अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई हुई है क्रूड ऑयल की। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया और इराक और रशिया जैसी जो कंट्री एक्सपोर्टर हैं ऑयल की, वो क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं और अपना वो क्या कर रही हैं, ख़जाना पैसा जो भी है वो भर रही हैं, और प्राइस भी उनका कम हो गया। प्राइस क्यों कम हो गया है, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो गया है, डॉलर के रेट जो है वो फ्लक्चुएट कहीं ना कहीं हो रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट पूरा फ्लक्चुएट हो रहा है, सेंसेक्स भी पूरा डाउन हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उस पर नहीं जाते हैं हम लोग। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, अब गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी ही चेंज कर दी, आपके लिए वो फेवरेबल हो गई, तो आप ज़्यादा सामान बाहर इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, या बाहर से ज़्यादा सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको ये पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो मार्केट के डायमेंशंस होते हैं वो ऐसे ही बदलते रहते हैं फ्रेंड्स। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई पॉलिसी आ गई, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया, टैक्स स्लैब जो होता है, जब भी मैंने टैक्स वाले सब्जेक्ट में टैक्स स्लैब और उसका स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। फिर इंडस्ट्री की पॉलिसी चेंज होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो गाइज ये सारे चीज़ें जब चेंज होती हैं ना, तो इनका डायरेक्ट असर पड़ता है आपके बिजनेस पे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी सीरियस, यू हैव टू एनालिसिस द होल मार्केट, रेपिटेटिव मोड में करना होगा। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक डायमेंशंस, जब चीज़ें चेंज होती हैं जिनका असर पड़ता है आपके बिज़नेस पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, सोशल इन्वायरमेंट।
कल्चर चेंज हो गया, ट्रेडिशन चेंज हो गया, आपके प्रोडक्ट की या आप जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका क्या हो गया, दाम बढ़ गया। कैसे बढ़ा? अब कल्चर और ट्रेडिशन का मतलब दिवाली का टाइम आता है तो लोग क्या ज़्यादातर ख़रीदते हैं, ठीक है। क्रिसमस का टाइम आया तो लोग ज़्यादा क्या टाइम ख़रीदते हैं, ईद आ गई तो लोग क्या ख़रीदते हैं। तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जब फेस्टिवल का टाइम होता है तब मार्केट की कंडीशन अलग होती है। धनतेरस पे हो गया, अक्षय तृतीया पे हो गया, सोना और लोग बहुत ज़्यादा बर्तन यूटेंसिल्स ये सब खरीदते हैं। तो आपको भी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग और सोशल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा और इसी हिसाब से आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। खान देखो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है, दिवाली का, क्रिसमस का, ईद का। तो ये टाइम जो होता है बहुत ही प्रॉफिटेबल पीरियड होता है। फॉर किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक के सामान अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, स्वीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, ग्रीटिंग कार्ड अगर आप बना रहे हो, रेस्टोरेंट के जो बिज़नेस है वो बड़ा हाइक पे, क्योंकि सब लोग बाहर जाके खाते ही पीते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो अब सोशल ट्रेंड क्या है? अब देखो अभी आपको आप जो करंट ट्रेंड चल रहा है ना गाइज़, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या, लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग जिम जाते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, डाइट रूटीन बहुत फॉलो करते हैं। आजकल ग्रीन टी का बड़ा ज़माना चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लोग ग्रीन टी के पीछे पागल हुए पड़े हैं, ग्रीन टी पीना है, वेट को लूज़ करना है। तो अब चीज़ें आपको जो भी ट्रेंड चल रहा है उनको देख करके, उनको फॉलो करके अगर आप अपने बिज़नेस में चेंज करते हो तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब वैल्यूज़ क्या है? देखो गाइस, हमारे सिस्टम में या हमारे बोल सकते हो धर्म में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं हमारे अपने अपने। हिंदू के अलग होते हैं, सिख के अलग होते हैं, जैन के अलग होते हैं, क्रिश्चियन के अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं। कुछ वैल्यूज़ हमें फ्रीडम देती हैं, कुछ धर्म हमें फ्रीडम देते हैं और कुछ धर्म हमें कहीं ना कहीं बांध देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सोशल जस्टिस, फ्रीडम की और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई हुई है। जैसे कि क्या होता है कि जो मुस्लिम विमेंस होती हैं वो बुर्का पहनती हैं, तो आप सामान अगर जो अपना बना रहे हो, ठीक है, अगर बुर्का पे समझो कि बैन लग गया, कुछ कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे बुर्का पे बैन फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए लगाया जाता है, हटाया जाता है, या जो भी चीज़ें हैं, तो उस टाइम पर आप बुर्का की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, या आप क्या करोगे उस टाइम पर सेलिंग वहाँ पर नहीं, क्योंकि करोगे तो कोई परचेज़ नहीं करेगा, या परचेजिंग की जो संख्या होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो वैल्यूज़ जो होते हैं ना, वैल्यू सिस्टम, उसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आज फिर मैं उसे रिपीट कर देती हूँ कि साउथ के स्टेट्स में जो चीज़ें चल रही हैं, जो खान पीने का सिस्टम यहाँ पे है, जो पहनने का कपड़े का सिस्टम यहाँ पे है, वो नॉर्थ की स्टेट्स में नहीं है। नॉर्थ में अगर आप क्या करोगे, धोती कुर्ता बेचोगे तो उतना नहीं बिकेगा जितना साउथ में बिकेगा। सेम उसी तरीके से खाने पीने का सिस्टम, इडली डोसा सांभर साउथ में जितना बिकता है वो उतना यहाँ पे नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशन, कस्टम का असर बहुत पड़ता है आपके बिज़नेस पे। तो ये तो हो गया सोशल इन्वायरमेंट कि किस तरीके से हमारे बिज़नेस को ये पूरा इफ़ेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको वो समझ करके उसके अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आप सक्सेस पा सकते हो तभी। अब पता चला कि आप बहुत ही पुराना ट्रेडिशन लेकर के बैठे हो और मॉडर्न लोग उसको चेंज किए जा रहे हैं और आप उसके हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हो, तो लोग आपके कस्टमर जो हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। फिर होता है क्या, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या कि जैसे समझो कोई एक्ट आ गया, कंपनीज़ एक्ट आ गया, कि आपको इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करना है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, आपके शेयर होल्डर्स को आपको इतना इन्वेस्टमेंट करवाना है या नहीं कराना है, आपके इतने कंपनी के दायरा होना चाहिए, सपोज़ 40 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 30 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के अलग या पब्लिक कंपनी के अलग। तो ये सारे जो लीगल चीज़ें चेंज होती रहती हैं ना, आप अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपके बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, धीरे धीरे लॉ को पास करती रहती है। एजेंसीज़ जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो पूरा, और जो कमीशंस होते हैं और गवर्नमेंट जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो चेंज करती रहती हैं टाइम टू टाइम। कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे कि MRTP एक्ट होता है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि वेजेस होते हैं ना, अभी एक एक्ट मतलब बोला गया था कुछ 2-3 साल पहले, गवर्नमेंट ने क्या बोला, लीगल चेंज किया था कि आपको अपने एम्प्लॉय को कितना तो समथिंग बताया था कि उतना पैसा देना ही पड़ेगा, उससे कम आप उनको पैसे नहीं दे सकते हो। इवन गवर्नमेंट अपने भी पॉलिसीज़ में चेंज करती रहती है। वेजेस को स्पेसिफाई कर देगी कि आप 300 से कम पैसा नहीं दे सकते हो, या 250 रुपीज़ आपको पर डे देना ही है। तो उससे क्या हो गया कि ये सारे जो लीगल चेंजेस हैं आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब कंपटीशन एक्ट क्या कहता है कि कंपटीशन एक्ट कई बार क्या बोलता है कि
आप अपने प्रोडक्ट को, आप आप जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपके जो कंपटीटर्स हैं, आप उनके साथ में किस तरीके से चीज़ों को डील करते हो, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं। अब जैसे कि एक चीज़ में ये होता है कि जो लोग टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पर क्या लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ अ हार्मफुल। ये टोबैको कंपनी, देखो स्मोकिंग इज़ अ हार्मफुल, अब आपको ये लिखना ही लिखना है। अब कोई अच्छा बंदा क्या सोचेगा कि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, क्यों ले हम भाई, हम नहीं लेंगे जब हमें पता है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, बट लेने वाले लोग लेते हैं। तो आपको ये लिखना है और आपको बेचना भी है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे और बिना लिखे बेच दोगे तो आपकी कंपनी को ये ताला बंद कर सकते हैं। गवर्नमेंट की नज़र चली गई तो आपका जो है भट्टा बैठ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं और आपको रिक्वायर्ड चेंज करने पड़ते हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब टेक्नोलॉजी का क्या कहना है? टेक्नोलॉजी बोलती है कि आपको नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, जो मार्केट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से आपको आपकी क्वालिटी, आपके गुड्स सर्विसेज सारे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। आपको आपकी टेक्निक्स भी चेंज करनी होगी ताकि जो आपके बिज़नेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, इफ़िशिएंट हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाए। अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी से चीज़ों को आप बना रहे हो तो आप उस चीज़ में नहीं सस्टेन कर पाओगे। अब आप एक एग्ज़ाम्पल से समझो कि पहले के टाइम में क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा रेडियो सुनते थे, बहुत ज़्यादा एफएम सुनते थे, बट जब से ये टीवी का सिस्टम आया तब से लोगों ने रेडियो और एफएम को कम सुनना शुरू किया। ठीक है, तो रेडियो और सिनेमा की जो इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं दबी। तो कैसे दबी? एक नया इनोवेशन हुआ ना टेलीविज़न का, तो टेलीविज़न का इनोवेशन होते ही रेडियो और सिनेमा इंडस्ट्री दबी। तो रेडियो और सिनेमा इंडस्ट्री को भी क्या करना होगा, अपने में चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, कहाँ, टीवी पर। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। अब टेलीविज़न का जो पूरा सिनेरियो है वो धीरे धीरे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जो है वो कहीं ना कहीं कैप्चर कर रहा है। पहले के टाइम में क्या होता था, सब लोग कॉर्डलेस वाला वो जो वायर वाला फ़ोन होता था टेलीफोन, वो यूज़ करते थे। टेलीफोन को अब कौन यूज़ करता है? बड़े बड़े जो ऑफिसेज़ होते हैं, बड़े बड़े घरों के, वही टेलीफोन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्लेस ले लिया है मोबाइल फ़ोन्स ने। अब लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा कर के लोग खाना कम खाते हैं और स्विगी से, ज़ोमेटो से, पता नहीं किससे किसे डिलीवरी करके घर पे ही मंगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। लोग आज घर पे ऐप के थ्रू बैठे बैठे फूड को ऑनलाइन कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो फूड इंडस्ट्री को भी क्या करना पड़ेगा, अपने बिज़नेस में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज कर सकते हैं कि सपोज़ मेरा कोई रेस्टोरेंट है और मेरा सब लोग आके खाते थे, लेकिन अब ज़ोमेटो और स्विगी का हो गया तो लोग स्विगी से मंगा के खा रहे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं खुद को स्विगी और ज़ोमेटो पर रजिस्टर कर सकती हूँ ताकि लोग मेरे ही रेस्टोरेंट से मंगाएं और ऐप से मंगाएं। तो इस तरीके के जो इनोवेशंस होते हैं वो जब से अमेज़ॉन, मिंत्रा और पता नहीं कौन कौन सी न्यू सोशल वेबसाइट्स आ गई हुई हैं, उनसे क्या होता है कि लोग अब उनकी तरफ भाग रहे हैं। तो गाइज़, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका बिज़नेस के डायनामिक्स और इक्वेशंस, पूरे एल्गोरिथम जो है वो चेंज होता रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एंड यू हैव टू वेरी, मतलब देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, विच चेंजेस एग्जैक्टली गोइंग ऑन द मार्केट, एंड यू हैव टू अडॉप्ट दोज चेंजेस। आपको R&D पे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया। अब पॉलिटिकल चेंजेस मैंने ये आपको बताया ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस, ये कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और या आपकी जो रूलिंग पार्टी होती है वो किस तरीके के आपके बिज़नेस को मतलब क्या वो अपनी पॉलिसी बना रही है, उनकी वजह से आपके बिज़नेस कई बार बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो चेंज होती है। कुछ पार्टी आती है जो कि किसानों के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करती है, कुछ पार्टी आती है टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करती है, कुछ पार्टी आती है जो कि फॉरेन डीलिंग्स के ऊपर या FDI पर जो होती है वो फोकस करती है। तो हर एक जब पार्टी आती है चेंज होता ही रहते हैं, डायनेमिक्स और डायमेंशंस बहुत चेंज होते रहते हैं। FDI का करंट में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो आपको फ़ायदा होने वाला है, अगर एग्रीकल्चर में सपोर्ट कर रही है तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनको फ़ायदा होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्टी के अपने आइडियोलॉजी होते हैं, और फॉरेन कंपनी जब इंडियन मार्केट में आती है तो बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं और बहुत सारे कई बार कंपटीशन भी अराइज हो जाते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि ये ज़ोमेटो, स्विगी, सब पहले नहीं था, पार्टीज़ चेंज हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, टाई अप्स हो रहे हैं, तो उनका सबका असर आपके बिज़नेस पे पड़ता ही पड़ता है। तो ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो होता है
वो टोटली डिपेंड करता है कि जो भी पार्टी आई हुई है वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी चेंज कर सकती है। तो बिज़नेस जो सेक्टर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देख करके भी चीज़ों को करनी पड़ेगी। जो भी एनालिस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एकदम बहुत बारीक तरीके से देखना होगा कि ये पॉलिटिक्स जो अभी करंट में पार्टी चल रही है वो उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो चेंज करे इससे पहले ही आप अपने लिए पॉलिसी बना लो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और गवर्नमेंट अनाउंस जिस टाइम पे करे उसके अगले ही दिन आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो, तो कितना आपका बैलेंस हो जाएगा, चीज़ें एकदम लॉस नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब ये तो टॉपिक हमने समझ लिया कि किस तरीके से डायनामिक्स चेंज होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके बिज़नेस के डायनामिक्स चेंज होते हैं। अब आप कैसे इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे? आपने इतना तो सारा कुछ पढ़ लिया कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बट कैसे करोगे? क्या टेक्निक है आपके पास में? किस तरीके से आप करोगे? आप कैसे मॉनिटर करोगे? तो गाइज़, ये टेक्निक है 5 तरीके की इन्वायरमेंट को स्कैन करने की। और पहली टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस, दूसरी है क्वेस्ट, फिर तीसरी है पेस्ट, फिर है इंडस्ट्रियल एनालिसिस और ये है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हम इसे एक एक करके फटाफट समझेंगे। गाइज़, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्ज़ाम में अगर आपको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से पूछता है या मॉनिटरिंग टेक्निक पूछता है तो ये आपको डायग्राम बनाना है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत अलग होती है, लेकिन उसका आंसर वही होता है, क्या, जो कि बहुत ही इजी होता है, बट आपको घुमाने के लिए वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कर देते हैं, लॉजिकल कर देते हैं। तो अभी ये यूनिट जैसे ख़त्म होगा ना, उसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो यूनिट 1 से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के मैं करूँगी। आप उसको लिख लेना। आपकी एग्जामिनेशन को मुझे नहीं पता कि मे बी 1 महीने हो सकता है टाइमिंग बचाओ या 2 महीने टाइमिंग बचाओ, उसके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको बताऊँगी कि उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूँगी, कुछ MCQ भी करा दूँगी, तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि पूरा यूनिट 1 एकदम अच्छे से रट जाएगा। उसी तरीके से यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब इसको एक एक करके समझते हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या है और पेस्ट, क्वेस्ट, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो पहले समझते हैं कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। तो स्वॉट का मतलब हो गया एस फॉर स्ट्रेंथ। देखो इधर राइट साइड में जो डायग्राम है उधर देखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। मतलब आपकी खुद की कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपका खुद का क्या स्ट्रेंथ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ में अच्छी है, आपको उसको देखना पड़ेगा पहले। फिर आपकी खुद की क्या वीकनेस है, आप ये भी आइडेंटिफाई करोगे कि आप टेक्नोलॉजी में वीक हो, प्रोडक्शन में वीक हो, मार्केटिंग में वीक हो, कि किस चीज़ में, फाइनेंस में वीक हो, आप किस चीज़ में वीक हो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी मतलब कि आप बाहर जो भी चीज़ें गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है, आपको अवसरवादी होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ने चेंज किया है कोई पॉलिसी या कोई अमेंडमेंट लाया है तो आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको अपने अवसर में कैसे बना सकते हो। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस अभी क्या हुआ है, सस्ता हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है अगर आप एक ऑयल इंडस्ट्री में से बिलोंग करते हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से, कि आप बहुत सारा क्रूड ऑयल ख़रीद सकते हो। अब थ्रेड की बात कर रहा है तो थ्रेड का मतलब देखना पड़ेगा कि आपके कोई कॉम्पिटिटर तो मार्केट में नहीं आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वैसा ही सेम प्रोडक्ट कोई और तो नहीं बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, एनालिसिस करनी होगी। और जो एनालिस्ट होता है आपकी कंपनी का, वो यही सारी चीज़ों पे काम भी करता है और इसके अच्छे खासे पैसे भी लेता है। अब ये तो फिगर आपने इधर एक समझा। अब दूसरा फिगर आप समझो, लेफ़्ट साइड में देख लो। लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ बिलोंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट होता है। आप अपना खुद का स्ट्रेंथ देखोगे, आपको बाहर की कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं देखना है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं या वो क्या है, आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है, आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है और उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस में लेके आना है। फिर आप अपना वीकनेस देखोगे कि आप किस चीज़ में वीक हो, आपके जो माइनस चीज़ें हैं ना, आपको उन्हें भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। समझ रहे हो ना बात को, पहले खुद का स्ट्रेंथ आप बोलोगे, देखोगे, फिर आप खुद की वीकनेस को आइडेंटिफाई करोगे। इंटरनल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दोनों चीज़ें इंटरनल हैं। एक्सटर्नल में क्या है,
एट्रीब्यूट ऑफ इन्वायरमेंट, अब बाहर आप देखो कि आपको अपॉर्चुनिटी बाहर से क्या मिल रही है, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही, कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, इन्फ्लेशन तो नहीं आ गया है, डिप्रेशन का टाइम तो नहीं आ गया हुआ है, अपॉर्चुनिटी देखो, देखो कि आपके लिए कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं खड़ा हो गया है, आपके लिए थ्रेट तो नहीं है। अब देखो कि दो चीज़ समझो, आपका जो स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी कंपनी की जो पॉजिटिव चीज़ है, और जो बाहर से जो अवसर मिल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कोई अच्छी पॉलिसी लेकर के आई, या कोई लीगल चेंज हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम हो गई, तो ये आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी स्ट्रेंथ वाली है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ से आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, और प्लीज़ इतना पार्ट आप वापस से रिपीट करके देख लेना, एटलीस्ट एक बार और देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, समझ में आ रही है बात। और वीकनेस मतलब आपकी जो माइनस चीज़ें हैं, माइनस फैक्टर जिन पे आपको काम करना है, और थ्रेट जो सब्स्टिट्यूट हैं बाहर से जो आ रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, या कह लो कि जो आपको कंपटीशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं बैरियर है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो आपको इन्हें भी एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट? मान लो बहुत अच्छी कंपनी आ गई हुई है, आपसे अच्छी कंपनी आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको पता है कि आपके पास उसकी जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आइडियल ये होगा कि आप उसके साथ टाई अप कर लो, या आप कुछ और भी कर सकते हो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ इससे भी बेस्ट एग्जांपल आप कर सकते हो, या आप अपने प्राइस को क्या कर सकते हो, उनसे कम भी कर सकते हो, ताकि आपके कस्टमर आपके साथ बने रहें। आप अपनी गुडविल और ब्रांड के साथ में कुछ अच्छा कर सकते हो, पैकेजिंग अच्छी कर सकते हो, या तो स्लाइड सा इनोवेशन करके आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है एन नंबर ऑफ़ चीज़ें की जा सकती हैं, बट कब कब जब आपने मार्केट अच्छे से एनालाइज़ किया हो, जब आपकी पकड़ होगी मार्केट पे। तो गाइज़ ये तो हो गया स्वॉट एनालिसिस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन वही हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं, जो मैंने आपको भी हिंदी में बताया है ना, पूरा सारा कुछ समझाया है ना, ये उसी का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आप प्लीज़ देख लो, बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के आना। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होते हैं इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए, तो ये आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्ट एनालिसिस। अब देखो पेस्ट में ये सारे जो हैं पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। पीछे मैं आपको अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया है। तो ये आप वापस से वो जो आपका उधर कंसेप्ट है ना पूरा पेस्टल वाला, जो उधर पेस्टल नहीं लिखा था मैंने, PESTEL, वो वाला कंसेप्ट आप पूरा यहाँ पे डायग्राम में उतार देना। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि मैं इसे तुरंत ही अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। वही सारी चीज़ें कि पॉलिटिकल में क्या चेंज होते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी सोशल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बहुत डिटेल में अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए उसी का एक फिगर और भी है, मैंने 2 फिगर आपके लिए बनाया हुआ था, जो इसमें से आपको पसंद लगे। आप दोनों ही आप लिख सकते हो, एग्जामिनेशन में दोनों ही बना सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आप बना करके पीछे वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, और बाद में आप ये भी बना सकते हो। मान लो शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया, वही लॉन्ग में भी पूछ लिया, शॉर्ट के लिए आप ये वाला कंसीडर कर सकते हो, लॉन्ग के लिए आप पीछे वाला बना सकते हो, या आप अपने हिसाब से जो भी आपको ईजी लगे वो चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो गाइज़ वही चीज़ें हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की इनोवेशन इंटरवेंशन से इकोनॉमी पे असर आता है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी R&D पे और ऑटोमेटेशन पे, इन सारी चीज़ों में कैसे बदलाव आ जाते हैं और जिनका असर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ जाता है। तो पेस्ट एनालिसिस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एनालिसिस। मैंने पीछे आपको बताया था ना 5 चीज़ें, 5 चीज़ें मैंने बताए थे, तो 5 में से मैंने आपको 2 कर दिए हैं। अब इंडस्ट्री एनालिसिस देखते हैं। गाइज़ ये समझो कि इंडस्ट्री क्या होता है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा लोग पूछते हैं कि बिज़नेस क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। अब देखो कि इंडस्ट्री होती है बड़ी सी चीज़, मतलब एक होती है, और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं बिज़नेस। अब देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और समझाती हूँ, मतलब मैंने बहुत जल्दी से समझा दिया, आपको नहीं समझ में आया होगा। जैसे कि समझो कि एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री।
ये इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। अब एडुकेशन का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है, मतलब n नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, n नंबर ऑफ़ MU हो गई, उसके बाद DU हो गई, फिर उसके बाद जो है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, और एटसेट्रा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, वो ये भी एजुकेशन का काम कर रही हैं। तो ये किस इंडस्ट्री को फॉलो कर रही हैं? ये एजुकेशन इंडस्ट्री को फॉलो कर रही हैं। ये खुद में इंडस्ट्री नहीं है, ये खुद में आप बिज़नेस बोल सकते हो, या खुद में आप इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, खुद में आप बोल सकते हो उसको इंस्टीट्यूट, लेकिन ये इंडस्ट्री खुद में नहीं है। इंडस्ट्री सिर्फ एक होती है, उसके अंदर उसी से रिलेटेड जो काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं क्या? बिजनेस, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इंडस्ट्री इज़ कॉम्बिनेशन एंड ग्रुप ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। मतलब डिफरेंट जो बिजनेसेस होते हैं वो मिलकर के एक इंडस्ट्री बनाते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। क्योंकि आप जब इसका मीनिंग ढूंढने जाओगे ना गूगल में और अपने बुक्स में, तो आपको यही मिलेगा। तो इंडस्ट्री जैसे कि क्या हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया। अब जितने लोग ऑटोमोबाइल का काम कर रहे हैं वो लोग क्या हो गया, उस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। जितने लोग पेट्रोल खोले हुए हैं, गैस का रिलेटेड काम करते हैं, वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जितने लोग स्कूल, इंस्टीट्यूट ये सब खोले हैं, वो एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जितने लोग फ़ोन का काम कर रहे हैं और मोबाइल का और इन सब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो लोग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, जैसे एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया और आइडिया हो गया, ठीक है। तो ये सब किसको बिलोंग करते हैं? ये सब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जो कि टीवी और सिनेमा और बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं। ये सब ब्रॉडकास्टिंग तो सॉरी FM और ये सब बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जो भी सामान आप बनाते हो उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है, आप उसका एक छोटा सा पार्ट होते हो, वेरी स्मॉल पार्ट। इसीलिए बोला जाता है कि डिफरेंट जो बिज़नेस होते हैं उनका जो योग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस इज़ नोन एज इंडस्ट्री, ठीक है। चलो अब इस पर बहुत ज़्यादा लेक्चर मैं नहीं देती हूँ। आप ये समझो कि इंडस्ट्री क्या होता है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, तो आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसकी करंट की सिचुएशन क्या चल रही है। बस ऐसे समझ लो। अगर आप आज कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, आज आप स्कूल खोलना चाहते हो, सिंपल सी बात, या अगर आप एक कोचिंग खोलना चाहते हो या स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कुछ भी खोलना चाहते हो, तो आप देखो, आपको देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या पॉलिसी है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन है उनका, उनके लिए आपके लिए थ्रेड कौन बन सकता है, सबसे नंबर 1 पे जो भी इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, एजुकेशन की पॉलिसी क्या चल रही है, वो सारी कुछ आपको चेक करनी पड़ेगी। आप एक बार उसको अच्छे से पूरा एनालिसिस कर लेते हो तो आपको खुद का कुछ भी शुरू करने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आसानी ही होगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस एनालिसिस हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड वेरियस इकोनॉमिक चेंज ऑफ द मार्केट प्लेस। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आपकी इंडस्ट्री को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप कोल का कुछ काम कर रहे हो तो कोल्स एंड माइन इंडस्ट्री देख लो किस तरीके से काम करती है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो किस तरीके से ऑक्शन करती है, किस तरीके से वो सेल कर रही है, कहाँ माइनिंग्स हैं, कहाँ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपका बिज़नेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। अब पॉर्टर ने बोला 5 फोर्सेज होते हैं, मतलब 5 ऐसे फोर्सेज होते हैं, तरीके होते हैं, जिससे 5 पॉइंट्स आप बोल सकते हो, फोर्सेज, पॉइंट्स, कॉम्पोनेंट्स, जो कि इंडस्ट्री को एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। क्या है? पहला है थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, मतलब जो नए लोग हैं, जो नए लोग बिज़नेस में आ रहे हैं या नए लोग ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या थ्रेट हो सकता है? टाइम एंड कॉस्ट एंट्री, मतलब कि कितना पैसा वो पूंजी इन्वेस्ट करें तब उनका बिज़नेस चले, या कितना उनको पूंजी इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट करे तब उनका बिज़नेस उनको स्टार्ट करना चाहिए। फिर दूसरा है कि स्पेशलिस्ट नॉलेज। अब भाई अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट के नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से लीगल काम कराने हैं आपको, कैसे लोगों को हायर करने हैं, क्या आपको अपनी HR पॉलिसी रखनी है, ये सारी चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा। कोई अगर बिज़नेस पहले से कर रहा है तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं क्या होता है, थ्रेट होता है, क्योंकि जो बंदा नया आ रहा है, जो न्यू इंट्रेंट है ना, वो जैसे कि जियो के मैं लेटेस्ट एग्जांपल लेती हूँ आपको। जियो क्या किया, वोडाफोन और जितने भी पूरे थे सबको हटा दिया ना उसने। कैसे हटाया? क्योंकि उसने स्पेशलिस्ट नॉलेज के साथ में वो आया, उसने पूरा टाइम दिया लोगों को, और वो जिस कॉस्ट के साथ उसने एंट्री की है, किस कॉस्ट के साथ, एकदम लो कॉस्ट के साथ में उसने एंट्री की है मार्केट में, पूरा मार्केट ही उसने कैप्चर कर लिया।
तो लोगों को क्या हो गया, न्यू एंट्रेंट से थ्रेट हो गया। मैंने जियो का एग्जांपल लिया है ना, अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी, उसने क्या किया, जगह जगह जियो का सबसे पहले नेटवर्क लगाया, मतलब क्या बोलते हैं, टावर लगाया। क्यों? ताकि वो अच्छा लोगों को कनेक्शन दे सके। उसके बाद कॉस्ट एडवांटेज पूरा उसने लिया, प्राइस एकदम कम कर दिया, बैरियर्स टू एंट्री उसने एकदम अपने कॉम्पिटिटर को पूरा एकदम ख़त्म ही कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। वो दूसरे लोगों के लिए भी एक बैरियर बन गया। मतलब जियो के बाद कोई नई कंपनी ही नहीं आई, वो खुद ही बैरियर बन गया नई कंपनी, नए इंट्रेंट के लिए। तो गाइस, थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट का मतलब यही हुआ। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, मोल भाव करना। बार्गेनिंग पावर मतलब कि मोल भाव करने की जो शक्ति है। अब किसकी मोल भाव करने की शक्ति है? आपकी जो सप्लायर है उनकी मोल भाव करने की शक्ति क्या है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ़ सप्लायर कितने हैं, आपके जो सप्लायर हैं जिनसे आप सामान ले रहे हो उनका साइज़ क्या है। आप एक जन से ले रहे हो, 2 जन से ले रहे हो, 3 जन से ले रहे हो, कितने लोगों से आप ले रहे हो। एक अगर प्राइस को ज़्यादा कर रहा है तो क्या दूसरे भी कर रहे हैं, ये पूरा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके योर एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट। आप जैसे कि अगर आप समझो कि टी बना रहे हो तो टी का सब्सटीट्यूट क्या है, टी का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है। अगर टी का प्राइस महंगा होगा तो लोग कॉफ़ी की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली कॉफ़ी की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ का प्राइस बढ़ा रहे हो तो जो उसका सब्सटीट्यूट है उस पर भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। कॉस्ट ऑफ चेंजिंग, योर एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट। ये सप्लायर जो होते हैं ना, उनकी बार्गेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि आप जिनसे सामान ले रहे हो आपको उनको पूरा फोकस करना पड़ता है और उनको एकदम बना करके रखना पड़ता है। और आपको जितने ज़्यादा आपके सप्लायर होंगे उतना ही आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हो जाता है। फिर दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। आपके कितने कॉम्पिटिटर हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग ऑलरेडी वही सेम सामान बना रहे हैं। आप फिर क्वालिटी डिफरेंसेस आप देखोगे कि जिस क्वालिटी से आप बना रहे हैं सामान, क्या सेम पैकेजिंग, सेम अपीयरेंस प्रोडक्ट का। जैसे कि समझो कि आप कुरकुरे बना रहे हो, कुछ क्या होता है, टक टका कुछ जो होता है वो आ गया मार्केट में, खाने पीने की चीज़ें, या चिप्स आ गया, तो आपके सामान को लोग क्यों खरीदेंगे जब वो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। या अगर कोई और डिफरेंस है तो आप उस पर फोकस करोगे। फिर आप कॉस्ट देखोगे कि उनका कॉस्ट क्या है। फिर आप ये भी देखोगे कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितने लॉयल हैं। भाई आप ठीक है कुरकुरे बना रहे हो लेकिन लोग आज भी अंकल चिप्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि कस्टमर लॉयल है। भाई कितनी भी कंपनी आ गई लेकिन आज भी लोग पार्ले जी को खाते हैं। पार्ले जी उनका फेवरेट बिस्किट है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की उसने लॉयल्टी हमेशा मेंटेन करके रखी। उसने चेंजेस लाए। वो पहले बड़ा वाला पैकेट लाता था 10 रुपये का, जब उसने देखा कि कस्टमर जो है और चीज़ों पे जा रहे हैं तो उसने 5 रुपये का पैकेट लाया। अब वो 2 रुपये में भी बेचता है 4 बिस्किट। क्या कर रहा है वो? कस्टमर के हिसाब से चीज़ें चेंज कर रहा है कि नहीं, और कस्टमर भी उसके लिए लॉयल है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग मार्केट, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग मार्केट है ये कि मतलब कि अगर समझो कि आप आज आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि मुझे इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हो रहा है और मैं कोई दूसरा बिज़नेस शुरू करती हूँ या करता हूँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया मेरा कितना नुकसान होगा। मैं दूसरे बिज़नेस को शुरू तो कर दूँगा लेकिन शुरू करने के मुझे कैसे, उसको मैं ज़ीरो से शुरू करूँगा। आज मैं जहाँ पे हूँ कहीं पे तो हूँ, 50 40 60 कहीं पे भी तो स्टैंड कर रहा हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो मार्केट को छोड़ रहे हो उसका कॉस्ट आप क्या पे कर रहे हो। यू हैव टू लुक ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, यू हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स ऑल्सो। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। आपके जो बायर्स हैं, मतलब जो आपके ख़रीद रहे हैं, आपका सामान ख़रीद रहे हैं, उनका आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका क्या उनका टेस्ट है, उनका क्या प्रेफरेंस है। आपकी जो टारगेट मार्केट है वो आपको थोड़ा एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप किन एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहे हो। आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, चाइल्ड्स को, कि आप एडल्ट्स को आप कर रहे हो, या आप उनसे भी बड़े लोगों को कर रहे हो, आप मेल को कर रहे हो, आप फीमेल को कर रहे हो। आपके कितने कस्टमर हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा एक एनालाइज़ करना पड़ेगा। साइज़ ऑफ़ ईच ऑर्डर, आप समझो कि अगर मेन के लिए कर रहे हो, फीमेल के लिए भी कर रहे हो, तो दोनों में कितनी डिमांड आ रही है, इसमें कम किस में आ रही है, ज़्यादा किस में आ रही है। फिर आप देखोगे कि आपका जो सामान, जो भी आप समझो कि आप मान लो कोई ब्रांड देख लो, सृष्टि ब्रांड का सामान, सृष्टि लड़कियों का ब्रांड होता है, लड़कों के लिए आप रेमंड्स में जा सकते हो। तो अब देखो कि रेमंड्स जो सामान बना रही है, कपड़े बना रही है, अब देखो कि उसका जो टक्कर दे रहा है कौन दे रहा है, मैक्स दे रहा है क्या,
मैक्स कैसे टक्कर देगा, मैक्स क्वालिटी कैसी है। आप अपने कॉम्पिटिटर को कहीं ना कहीं देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर से आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तभी लोग आपसे सामान खरीदेंगे। अगर दूसरा कोई ब्रांड है वही क्वालिटी में अच्छा सामान दे रहा है तो कस्टमर तुरंत शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे। लोग पैंटालून, मैक्स और बिग बाज़ार से शॉपिंग करना ज़्यादा ईजी समझते हैं कंपेरेटिव टू लेविस की शॉपिंग करें या रेमंड्स की शॉपिंग करें या बड़े बड़े ब्रांड्स की वो ऑक्समबर्ग की शॉपिंग करें। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। प्राइस सेंसिटिविटी, आपका प्राइस क्या है, आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, ये देखना पड़ेगा। एबिलिटी टू सब्सटीट्यूट, क्या आपका जो सामान आप बना रहे हो वो किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट है या वो अपने में ही एक सेल्फ ओन इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ चेंजिंग, मतलब अगर आप उसमें चीज़ों को चेंज करते हो, कुछ प्लस कर रहे हो तो उसमें कितना कॉस्ट गिरेगा, कितनी चीज़ें उसमें आपको मुनाफा होगा, कितना आपको लॉस होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर एक लास्ट आता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। इसका मतलब सीधे यही है कि जो आपका सब्सटीट्यूट है उसका क्या परफॉर्मेंस है। अब आप समझो कि आप ऑटोमोबाइल की आपकी बिज़नेस है, आप जो है रिमोट समझो, चलो छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में होगा रिमोट, ठीक है। रिमोट बिना बैटरी के चलेगा? बताओ, रिमोट बिना बैटरी के चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो अब अगर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई सपोज़ करो, तो रिमोट की मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, कोई करके भी क्या कर लेगा, क्योंकि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग तो ख़त्म हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोग पैसे खर्च करेंगे इनोवेशन में कि कैसे भैया रिमोट को चलाए, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई। R&D होगा, रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा, मे भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। कैसे? जैसे अब सोलर आ गया है, पहले सोलर नहीं था, सोलर सिस्टम, तो अब सोलर सिस्टम आ गया, धूप से ही चार्ज हो रहा है, लोग इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं। तो इन्वर्टर का डिमांड था इसलिए बैटरी की भी डिमांड थी, इन्वर्टर का डिमांड जो है वो कम हो गया इसलिए बैटरी की भी डिमांड कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके सब्सटीट्यूट का परफॉर्मेंस कैसा है, कॉस्ट ऑफ चेंज क्या है। बार बार एक जगह सेम आ रही है, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ चेंज था, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ चेंज था, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ चेंज था, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग मार्केट था। तो कॉस्ट जो मतलब फैक्टर है ना, वो हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके राइवलरी के लिए आप देखोगे राइवलरी आपकी किस तरीके से कर रही है, आपके जो बाइंग पावर है, जो बायर्स हैं उनको आप किस कॉस्ट पे सामान दे रहे हो, आपके जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट हैं वो किस कॉस्ट पे वो सामान दे रहे हैं। फिर आपके जो सप्लायर हैं उनमें भी कॉस्ट आप बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये मैटर करता है कि वो किस कॉस्ट पे आपको सामान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी फुल इंडस्ट्री को क्या करना होगा, चेक करना होगा, पूरी एनालिसिस करना होगा, तो ही आप अपने बिज़नेस को कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन दे पाओगे जो आपको देना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेस्ट एनालिसिस की तरफ। क्वेस्ट एनालिसिस क्या है? ये और कुछ नहीं, क्विक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। मतलब फट से कोई चेंज आया इन्वायरमेंट में और क्विकली आपने अपनी टेक्निक के थ्रू क्या किया कि उस चेंज को एनालिसिस कर लिया। अब कोई समझो कि इसको थोड़ा समझते हैं कि इज़ क्विक इन्वायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक्स इज़ अ स्कैनिंग प्रोसीजर डिज़ाइन टू असिस्ट। किसको असिस्ट कर रहे हो? आप खुद को असिस्ट कर रहे हो, खुद की हेल्प के लिए। असिस्ट एग्जीक्यूटर्स एंड प्लानर टू कीप साइड बाय साइड ऑफ चेंजिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स। मार्केट में कुछ चेंज हुआ, आपने बैकअप में स्ट्रैटेजी बना के रखी है, या आपने फट से कोई स्ट्रैटेजी बना ली, फट से आपने प्लानिंग कर लिया, आप सस्टेन हो गए मार्केट में। टाइम पे आपने एनालिसिस नहीं किया, टाइम पे आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपका लॉस होने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और समझते हैं कि क्वेस्ट प्रोड्यूसेस अ ब्रॉड एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। काफ़ी ब्रॉड एनालिसिस करना पड़ता है आपको और कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है और बहुत ही थोड़े टाइम में एनालिसिस करना होता है। क्या करना पड़ता है, कहाँ का एनालिसिस करोगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का गाइज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब क्या? PESTEL, सॉरी ये ई 2 बार हो गया। पेस्टल एनालिसिस करना पड़ेगा फटाक से। अब कैसे? इसको 4 प्रोसेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? इंटरनल स्ट्रेटजिस्ट विल ऑब्जर्व आइडेंटिफाई मेजर इवेंट्स। क्या चेंज हो रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री मतलब क्या? जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपका इंस्टीट्यूट है तो आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। देखो कि इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, फटाक से उसको देख करके आप कोई पॉलिसी बना लो, अपनी कोई स्ट्रैटेजी अपना बना लो, आप प्लान कर लो उसके अकॉर्डिंग बैकअप में। रातों रात लोग अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं, रातों रात लोग अपनी प्लानिंग को चेंज करते हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए। सेंसेक्स में क्या होता है? सेंसेक्स में
जब भाव क्या होता है ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं, फटाफट फटाफट अपने सारे पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सेंसेक्स एकदम नीचे रहता है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने छोड़ दिया, किसी चीज़ का दाम कम अगर हो गया तो क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने ख़रीद लिया, बाद में जब सेंसेक्स हाई होगा तो वो क्या करेंगे, बेच देंगे, हो या ना प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है कि मेजर इवेंट्स को उनको पूरा चेक करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को फॉलो करते रहना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटजीज़ को उसी हिसाब से चेंज करते रहना पड़ेगा। फिर अभी मैं आपको बताऊंगी इसका शॉर्ट तरीका, क्योंकि इतना लंबा अगर आपको याद नहीं होगा तो अभी मैं इसको बता देती हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरा है, आपको स्पेक्यूलेट भी करना पड़ेगा वाइड रेंज में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर में। सपोज़ करो ये जो कोविड-19 है या आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करने वाला है। सपोज़ अभी दंगा फसाद कहीं किसी स्टेट में चल रहा है, एमपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कहीं पे दंगा फसाद हो गया तो आप देख रहे हो कि दंगा फसाद हो रहा है तो मतलब लॉकडाउन हो सकता है या कर्फ्यू लग सकता है, तो उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ सकता है। मतलब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आपको प्रिडिक्ट करना, मतलब सिचुएशन, इन्वायरमेंट को, सोशल चीज़ें जो बदल रही हैं उनको देख करके आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पूरा करके रखना पड़ेगा। फिर ये तीसरा कि आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, फिर ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप चीज़ों को क्या, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे और उसमें आप जितने भी इश्यूज़ हैं जिन पे आपने रिसर्च किया है आप उनका पूरा तैयार करोगे, पूरा समरी बनाओगे, 2-4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट में पूरी समरी बनाओगे। और फिर उसके बाद में एंड 3-5 सिनेरियोज़ इनकॉर्पोरेटिंग, आप देखोगे कि जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड और भी लोग हैं आप उनके भी सिनेरियो को चेंज देखोगे। अगर आप देखोगे कि एडुकेशन में ही ये चेंज आ रहा है, कि ये ऑटोमोबाइल में भी चेंज आ रहा है, टेली कम्युनिकेशन में भी मतलब इनको भी इफ़ेक्ट होगा, चीज़ें कहाँ कहाँ मतलब किसको किसको इफ़ेक्ट करेंगे, आप 3-4-5 आप पूरा एकदम मार्केट को अच्छे से एनालाइज करोगे और मेजर थीम्स को आप देखोगे कि कहाँ कहाँ इसका असर पड़ सकता है, किस किस फील्ड में इसका असर पड़ सकता है। अगर लॉकडाउन होता है तो किस किस चीज़ में इसका फ़ायदा होगा। लॉकडाउन मतलब 1-2 दिन के लॉकडाउन की मैं बात कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए लॉकडाउन होगा तो सबको नुकसान होगा। तो ये पर्टिकुलर स्टेट में प्रॉब्लम हो सकती है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सामान आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हो या दूसरे स्टेट में अगर आप भेज रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। पूरा आप फटाक से क्या करोगे कि 3-5 सिनेरियो, मतलब 3-4-5 आप पॉइंट्स को कंसीडर करके आप क्या करोगे, पूरा डिस्कशन करोगे अपने पैनल के साथ में, पूरा स्ट्रेटेजाइज करोगे, प्लानिंग करोगे। तो क्वेस्ट एनालिसिस यही होता है कि क्विकली सारा काम होगा, रातों रात सारी चीज़ें हो जाती हैं या 2-3 दिन में सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर चौथा क्या है कि रिपोर्ट एंड सिनेरियोज आर रिव्यूड बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजिस्ट। फिर आपने जो रिपोर्ट बनाई हुई है उसको सब लोग रिव्यू करते हैं, वो पूरा एक ग्रुप ही होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं वो उसको पूरा रिव्यू करते हैं कि चीज़ें कितनी चेंजेस हो रही हैं, या जो आपने पूरा रिपोर्ट बनाया हुआ है वो उसमें कुछ ऐड करना है या कुछ उसमें से माइनस करना है, तो वहाँ पर पूरा रिव्यू करते हैं और पूरे फीजेबल स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस वगैरह देते हैं कि मतलब क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी हैं, वो ऑप्शंस पूरा वो लोग रखते हैं। डील विद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, डील विद इवॉल्विंग इन्वायरमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरे जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं आप पूरा प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद में स्ट्रैटेजीज़ का फ्रेमवर्क करोगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, फिर उसको आप रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उस पर जो और भी स्ट्रैटेजिस्ट होंगे उनसे डिस्कशन करोगे कि इसमें कुछ चीज़ें प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए देखो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं मार्केट में अचानक से, तो वहाँ पे ये बहुत काम आता है। 1-2 दिन के लिए जो चेंजेस होते हैं अचानक से जो चेंज हो जाते हैं। अब इसमें आप देखो, मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि ये पॉइंट अपने माइंड में रखना, ठीक है। और यही चीज़ आप एग्जाम में भी लिख सकते हो फिगर बना करके, अगर इतना 2-2 3-3 लाइन का आपको नहीं याद आ रहा है। क्वेस्ट एनालिसिस के लिए 4 प्रोसेस में क्या करना कि इंटरनल स्ट्रैटेजिस्ट ऑब्जर्व, ये आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो ऑब्जर्विंग मेजर इवेंट। पहला पॉइंट हो गया ऑब्जर्विंग मेजर इवेंट। सेकंड पॉइंट हो गया स्पेक्यूलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इशू। स्पेक्यूलेशन ये वर्ड उठा लेना, स्पेक्यूलेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ये उठा लेना, तो ये पूरा यही डिस्क्राइब कर देगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि रिपोर्टिंग, प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, आप सिर्फ इतना उठा लेना थर्ड पॉइंट बना करके, ऐसे इतना भी लिख दोगे तो फिर आपको याद आ जाएगा कि अंदर इसमें क्या लिखना है। चौथे में क्या है कि कहाँ गया डिस्कशन वाला, रिव्यू लिख देना, रिव्यू बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट, ये हो गया, ये आप लिख सकते हो। रिपोर्ट्स आर रिव्यूड बाय ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट। अगर इतना भी आपने लिख दिया तो क्या हो गया कि आपको एग्जामिनेशन में आपको ये फिगर
बना के लिख दिया तो वो पूरा मतलब वही निकल जाएगा जो मैंने यहाँ पे एक एक दो लाइन में लिखा हुआ है। ऑब्जर्विंग मेजर इवेंट पहला हो गया, दूसरा हो गया स्पेकुलेटिंग इंपॉर्टेंट इशू, तीसरा हो गया प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, चौथा हो गया रिपोर्ट आर रिव्यूड बाय ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट। ये हो गया क्वेस्ट एनालिसिस। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि आप तो देखिए आपने इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर ली, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अब आपने कर लिया है। अब क्या करोगे कि ये सारी पूरी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने के बाद जो आपके स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जिन्होंने पूरा स्ट्रेटेजाइज करना होता है, पूरी प्लानिंग करनी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस के लिए, वो क्या करते हैं कि अब उसको पूरा फॉलो अप लेने के बाद में वो एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे, पॉलिसी बोल सकते हो, या पूरा एक स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे जिसमें वो ई टॉप, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है ई टॉप, मतलब इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे और ई टॉप को क्रिएट करेंगे। कौन करेगा? स्ट्रेटजिस्ट करेंगे, और इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल। देखते रहना आप, देखो आफ्टर द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट द स्ट्रेटजिस्ट स्टार्ट टू अप्रेज इन्वायरमेंट, और इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल अप्रेजल, इन्वायरमेंटल अप्रेजल। और ये क्या बनाते हैं? ई टॉप बनाते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनाते हैं, जिसको वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और ये बताते हैं कि मेरा एचआर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंस पे कितना पड़ेगा, सप्लायर पे कितना पड़ेगा, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा प्लस में, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा माइनस में। ये पूरा तैयार करते हैं और इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो को मैं सो लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ यूनिट 1. सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज business and environment both are different but both are very important, equally important for each other. अगर किसी को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहिए, अपने बिजनेस का ग्रोथ चाहिए, तो उसको अपना पूरा बिजनेस, पूरी स्ट्रेंथ एनालिसिस करना पड़ेगा, वीकनेस पूरा स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। जो 5 चीज़ें मैंने उसको बताई, मैंने आपको अब तक काफ़ी चीज़ें, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों बिजनेस ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, सारा कुछ हमने इसमें पढ़ा। किस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो दीज आर द माइन्यूट थिंग जिन पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो गाइज़, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ में, और साथ में आपको MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइज़।